हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं चेतन चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं CHC एजुकेशन। तो मैं आज स्टार्ट करूंगा आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, या आपका टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। तो टाइम है आपका 11:04। आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पर, रात के 11:04 हो गए हैं और मैं कर रहा हूँ शूट घर पे। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल एकदम शांत वातावरण है, क्वाइट इन्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं। तो स्टार्ट हम कर लेते हैं, ठीक है। बायो का चैप्टर, इससे पहले के जो दो चैप्टर बचे हैं उनकी वीडियो भी मैं यूट्यूब पर बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन, आपने कई दफा इस शब्द को सुन रखा है, देखा है और टीचर ने पढ़ाया है। एक्चुअली आपको रटा दिया जाता है कि जीवों के द्वारा ये होता है वो होता है, तो वो चीज़ों को थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बेस पे लेते हैं, ठीक है। जीरो से लेकर और बिल्कुल फाउंडेशन लेवल तक हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि जीव जनन कैसे करते हैं, ये आपका टॉपिक है कि जीव जनन कैसे करते हैं, यानी जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो जनन कैसे करता है। तो हम सबसे पहले जो बेसिक टर्मोलॉजी अपने पास में है, और उस टर्मोलॉजी में पहला वर्ड है वो है आपके पास में जनन, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन रिप्रोडक्शन को जानते हैं कि क्या होता है भाई, और रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं जनन। अब देखो, तो सीधे सा शब्दों में मैं यदि कहूं तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है, या अपनी वंशावृद्धि को आगे बढ़ाता है, या अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को आप रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब आपके पास में कोई भी जीव है दुनिया का, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और वो अपनी जाति को आगे बढ़ाता है, तो उसके लिए उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम जनन कहते हैं। तो हम यह पढ़ते आए हैं। इसकी यदि मैं बात करूं डेफिनेशन यानी परिभाषा की, ठीक है, जो इसकी डेफिनेशन है तो वो क्या है कि जीव के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। पहली डेफिनेशन, जैसे अपने पास में कोई ऑर्गेनिज्म है और ये ऑर्गेनिज्म अपने समान संतति बनाता है, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, यानी इस जीव से इस जीव तक मैंने लिखा कि एक जीव है A और ये संतान बनाता है V, ठीक है। तो अपने समान संतति उत्पन्न करना या अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखना, अपनी जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना, जो पूरी प्रोसेस है उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं भाई, रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों जनन, ठीक है। अब बात आती है कि जनन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। और थोड़ा सा एनसीईआरटी में एक शब्द दे रखा है, जैसे बाईलैंग्वेज जो आपकी ये वीडियो लेक्चर है, ये पिछली जो वीडियो मैंने कार्बन और इट्स कंपाउंड के ऊपर जो बनाई थी, उसके बाद मैंने ह्यूमन आइज को भी वीडियो अपलोड किया था। तो उसके नीचे बहुत ज़्यादा एक कमेंट देखने को मिला था कि सर ये जो आप लेक्चर डालते हैं इसको आप बाईलैंग्वेज डाला करो, यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। यदि प्रॉपर मैं इंग्लिश मीडियम को बनाऊंगा तब व्यूज नहीं आएंगे, बिकॉज ऑफ, क्योंकि कंटेंट तो है लेकिन बच्चे नहीं जुड़ पाते इंग्लिश मीडियम के इतने। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को बाईलैंग्वेज लेके चलूंगा मैं, ठीक है। तो आपकी जो एनसीईआरटी है इंग्लिश मीडियम में वर्ड दे रखा है ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, तो ऑफ स्प्रिंग का मतलब संतति होता है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक एक जीव दूसरे अपने समान संतति का निर्माण करता है। सीधे से शब्दों में वह जनन है। इस बात को हम ध्यान रखते हैं। तो आगे चलते हैं हम कि जनन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन टॉपिक बहुत अच्छा है। कुल मिला के यदि मैं कहूं तो इस टॉपिक से आपका 11th और 12th फाउंडेशन, सॉरी जो बायोलॉजी है वो यहीं से शुरुआत होगी इसकी, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द है अपने पास जनन। जनन को बोलते हैं भैया रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए सर बात कर लेते हैं आगे क्या होता है। एक जीव के द्वारा अपनी समान संतति उत्पन्न करना, तो मैं लिख देता हूं एक जीव के द्वारा संतति उत्पन्न करना, संतति उत्पन्न करना, ठीक है। क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। यदि मैं यहां पर समान लिखूं तो और भी ठीक रहेगा।
ठीक है, इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो हमारे पास जो रिप्रोडक्शन है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है एसेक्सुअल, जिसे आप बोलते हो हिंदी में अलैंगिक जनन। क्या कहते हो भाई? अलैंगिक जनन। और दूसरा होता है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, ठीक है। पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पहला, ठीक है। तो पहला जो अपने पास है इसका नाम है सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसके अंदर केवल एक ही जीव पार्टिसिपेट करता है या एक ही जीव भाग लेता है। पहली शर्त यह है कि साहब एकल जीव, मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म, एकल जीव भाग लेगा, अलैंगिक जनन कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, आपके माइंड में आया होगा, आपके में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे माइंड में आया है कि सर आप बोल रहे हो जनन, और जनन के लिए तो दो जीवों का होना बहुत जरूरी है, कि जब आपके पास में मेल और फीमेल नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। अगर अपन थोड़ा सा इस पर विचार करें कि आपके पास में जो सिबलिंग्स नहीं है, यानी जो आपके पास में, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, यानी आपके पास पेरेंट्स नहीं है, यानी मेल और फीमेल जो पार्टनर नहीं है, तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, राइट। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बड़ी गजब की कहानी है इसकी, कि अलैंगिक जनन, अर्थात कैसा कि एकल जीव भाग लेता है और एकल जीव में भी वही भाग लेता है जिसकी बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर मतलब शरीर संरचना केवल और केवल एक कोशिका से बनी है। एक कोशिका, एक कोशिका से जिनका शरीर बना है उन्हें हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। अब थोड़ा सा मैं कोशिका के ऊपर भी चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि मेरी आदत है कि यदि कोई वर्ड आ जाता है तो मैं उसका पूरा शॉर्ट आउट करता हूं, ठीक है। देखो कोशिका, कोशिका का थोड़ा सा अपन फ्लैशबैक यहां पर देखते हैं कि सबसे पहले आपके पास में ये है सेल, राइट। अब सेल का मतलब क्या होता है, ब्रिक्स ऑफ बॉडी। जिस प्रकार किसी मकान का निर्माण ईंटों से होता है, यानी उस मकान की सबसे छोटी इकाई क्या है, ईंट, उसी प्रकार मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट इज नोन एज सेल, राइट। तो सेल है, लिख दिया भाई सेल। अब सेल क्या करती है, सेल आगे चल के क्या बनाती है साहब, टिश्यूज बनाती है, मतलब हिंदी में ऊतक, राइट। ऊतक बन मिलके क्या बनाते हैं भाई, अर्थात इन्हें कहते हैं ऑर्गन, मतलब अंग, ठीक है। आगे ऑर्गन क्या बनाते हैं भाई, तो ऑर्गन आपके बनाएंगे सिस्टम, सिस्टम मतलब तंत्र, वो क्या था, अंग, ये था तंत्र। आगे ये क्या बनाएगा, तो ये बना देगा आपको, ठीक है ना, ये आपको, मतलब आपकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को इसने बना दिया। उसी प्रकार एक जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और अलैंगिक जनन में केवल एक कोशिकीय जीव ही भाग लेते हैं, बहुकोशिकीय जीव भाग नहीं लेते हैं। लेकिन बहुत जगह पर कुछ एक्सेप्शंस ऐसे मिले हैं कि वहां पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कुछ एक्सेप्शन के रूप में हमको देखने को मिलते हैं, तो वो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, तो नहीं करेंगे डिस्कस, ठीक है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अलैंगिक जनन। तो जनन की वह विधि जिसमें एक जीव भाग लेता है और अपने समान संतति उत्पन्न करता है उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतति होती है उसको प्यारे बच्चों कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। नया वर्ड है बिल्कुल। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है रसगुल्ला, ठीक है, एक नंबर में पूछ सकता है कि क्लोन क्या है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतति जो माता पिता के समान होती है, फोटोकॉपी होती है, जेरॉक्स होती है। मतलब कि भाई समझ में नहीं आया सर, बोले आएगा जब मैं पढ़ा रहा हूं, यानी चेतन सर पढ़ा रहे हैं आपको, मैं खुद पढ़ा रहा हूं तो आपको आएगा समझ में, ठीक है ना। फोटोकॉपी होती है यानी इसके अंदर जो सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन क्या है सर,
तो सेल डिवीजन का मतलब कोशिका विभाजन। क्या है भाई? कोशिका विभाजन। हाँ सर, कोशिका विभाजन बिल्कुल, कोशिकाओं का विभाजन यानी कोशिकाओं की संख्या का बढ़ना कोशिका विभाजन कहलाता है। देख लेता हूं, तो ये सेल, तो सेल में डिवीजन होते हैं 3 टाइप के मुख्य रूप से। एक होता है एसूत्री, एक होता है समसूत्री, और एक होता है अर्धसूत्री। कैसा होता है? अर्धसूत्री, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें कोशिकाओं की संख्या बिल्कुल बराबर रहती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, असूत्री कोशिका विभाजन। ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें कोशिकाओं की संख्या बराबर रहती है लेकिन कोशिकाओं में परिवर्तन आता है, कोशिकाओं में गुणन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है सेल्स के अंदर, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। ठीक है ना। अब आता है अर्धसूत्री विभाजन, जो बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, आपको नहीं पूछा जाता। आप तो पिछली बार का सिलेबस थोड़ा सा देखें तो लेंथ था, आपकी बार बोर्ड ने थोड़ा सा हटा दिया है। तो ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें कोशिकाओं की संख्या आधी रह जाती है। जैसे मेरे पास ये सेल है, अब सेल से, जैसे मेरे पास ये 2 सेल हैं, तो 2 से 4 हो जाएंगी या बढ़ जाएंगी, कोशिकाओं की संख्या में गुणन हो जाएगा, उसे कहते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। राइट, तो ये बात हमने पढ़ ली थी। तो क्लोन में कोशिका विभाजन होता है समसूत्री, और समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण इसको कहते हैं क्लोन, क्योंकि यह अपने जनक के समान मिलता जुलता नहीं, बिल्कुल 100% होता है। और 100% होने की दशा में आप इसको क्या कहते हैं बच्चों? क्लोन कहते हैं। 1 मिनट कैमरा चेक करना भाई। हाँ सही है, ठीक है। तो क्लोन हम इसको कह देते हैं। तो अलैंगिक जनन की कुछ आगे चल के विधियां हैं, यानी मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम आगे उनका डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपकी एनसीईआरटी में एक वर्ड दे रखा है जिसका नाम है डीएनए प्रतिकृति। अब डीएनए का मतलब क्या होता है तो मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। मतलब डीएनए होता है आपके पास में जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ। क्या होता है? तो ये होता है अनुवांशिक पदार्थ। थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूं यहां से, वैसे स्क्रीनशॉट लेने वाली ऐसी कोई बात मैंने भी बताई नहीं है, तो आप बिल्कुल बेचिंता रहें, होगा तो मैं खुद ही बोल दूंगा आपको। ठीक है, डीएनए की बात कर रहे थे हम। डीएनए से पहले मैंने थोड़ा सा आपको कोशिका के बारे में यहां पर बताया था, बिकॉज ऑफ ये इसका बेस है। जब तक आपको बेस समझ में नहीं आएगा, आप, मैं गारंटी देता हूं टॉपिक समझ में नहीं आएगा। आप रट भले ही सकते हो, लेकिन समझ में नहीं आएगा। रट तो कोई भी सकता है, ठीक है, लेकिन हमको रटना नहीं है। क्या करना है? अब देखो डीएनए क्या है। तो डीएनए का जो मतलब है वो है अनुवांशिक पदार्थ से। जैसे मेरे पास ये सेल है और इस सेल में न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले कोशिका, और कोशिका के अंदर केंद्रक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में क्या होता है? रसगुल्ला, तो डीएनए, और डीएनए जीन। आ गई बात? आगे पढ़ोगे इससे वाला जो चैप्टर है अनुवांशिकता वाला, जो हेरिडिटी है आपकी जेनेटिक्स, वहां पढ़ोगे। तो यह एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो वहां पर दे रखा है कि जनन में डीएनए प्रतिकृति की क्या भूमिका है, व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो कुल मिला के जब यदि अनुवांशिक पदार्थ में गुणन नहीं होगा तो जनक पीढ़ी से जो लक्षण है वो संतति पीढ़ी में नहीं आएंगे। राइट, और जब जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षण नहीं आएंगे तो ये अपने माता पिता के समान नहीं दिखेगा। अरे नहीं दिखेगा। देखो ये कोशिका है, इसमें केंद्रक है, इसमें गुणसूत्र है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए है, ठीक है, और डीएनए करता है अनुवांशिक पदार्थ का क्या है? वाहक है, मतलब उनको ले जाता है, यानी माता पिता से संतति पीढ़ी में ले जाता है। जैसे कि ये आपके पास में पेरेंट्सल है एफ, और ये F1 में लेके जाएगा, तो यहां से यहां तक जो लेके जाएगा लक्षणों को, ये तो है नहीं कि हम लक्षण ले आए साहब, वो तो आएंगे नहीं बच्चों। तो उनको ले जाने के लिए कौन वाहक कार्य करेगा? कौन करता है? तो उसका नाम है डीएनए, और डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल।
डिऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल या राइबोज है, मुझे थोड़ा सा इसमें कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा माइंड से निकल रहा है, अभी बता दूंगा वीडियो लेक्चर क्लास में। तो डीएनए होता है, और डीएनए किसने नाम दिया? तो फ्रेडरिक मिशर वगैरह ने इसको नाम दिया था, उल्लू की मवाद कोशिका से इसको अलग किया था, जिसे न्यूक्लियन कहा था, ठीक है ना। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वगैरह वो बहुत थोड़ा सा आगे है, आपके सिलेबस में नहीं है, 11th में 12th में है, ठीक है ना। तो हमने बात कर ली थी। तो अलैंगिक जनन में जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो मतलब है वो केवल गुणन होगा, और गुणन होने के कारण क्या होगा, जो आपके लक्षण है वो संतति पीढ़ी में जाएंगे, जिसके कारण संतति आपको दिखाई देगी बिल्कुल फोटोकॉपी। किसमें? जनक के समान, अर्थात अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतति क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। जनन, और जनन में हमने उसके बाद पढ़ा क्या? अलैंगिक जनन। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव पार्टिसिपेट करता है, सिंगल जीव भाग लेता है, उसे कहते हैं हम अलैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतति को कहते हैं क्लोन। अब आगे चल के हम डिस्कस करते हैं कि अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां। उससे पहले हम कई जो आपके पास में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर में कि आपके पास में जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है, क्लेमाइडे मोनास, आपके पास में हाइड्रा है, प्लेनेरिया, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। इनके अंदर क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है। अब इसकी आगे विधि दे रखी है, जैसे आपको दे रखा है खंडन, उसके बाद में भव्य खंडन, खंडन दे रखा है, आपके पुनरुद्ध भवन है, रीजेनरेशन जिसको बोलते हो आप, आपके बीजाणु समासंग है, और बहुत सारी इसकी विधियां हैं, जैसे मुकुलन है जिसे आप बड़ी हुई बोलते हो। तो उन विधियों को हम करते हैं डिस्कस। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन की जो मुख्य मुख्य विधियां हैं, और किस किस में जनन होता है, कौन कौन से जो ऑर्गेनिज्म है जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनका पूरा एक टेबल आपका लाइनर डायग्राम की सहायता से समझते हैं। बहुत सारे बच्चों के माइंड में कमेंट आ रहा होगा कि सर डीएनए का पूरा नाम, तो डीएनए का थोड़ा सा मुझे माइंड में निकल गया बिल्कुल। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है ना, ओके। यस बच्चों, तो डिस्कस कर रहे थे, एक तो ये है कि थोड़ा सा पॉज इसलिए करना पड़ता है कि डिजिटल बोर्ड तो अपने पास है नहीं है प्रेजेंट में, और वाइट बोर्ड है तो थोड़ा सा रफ करना पड़ता है बार बार, इसलिए अपन को थोड़ा सा पॉज करना पड़ता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहली शर्त थी आपके पास में जो एक कोशिकीय जीव हैं, एक कोशिकीय जीव भाग लेते हैं, जिन्हें आप सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हो, ठीक है। अब इसकी बहुत सारी विधियां हैं। अब हमारी बुक्स में कौन कौन सी विधि दे रखी है तो हम डिस्कस करते हैं। तो हमारी बुक्स में दे रखा है विखंडन, ठीक है, एक है मुकुलन, एक है पुनरुद्ध भवन, एक है बीजाणु समासंग, और एक है खंडन, ठीक है। ये अपने पास मुख्य विधि दे रखी है जिनका हमें अध्ययन करना है इस चैप्टर के अंदर। तो पहली बात विखंडन। खंडन का मतलब क्या होता है? दोनों सिमिलर टर्म है। अब इसमें दे रखा है आगे द्विखंडन, बहुविखंडन, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। देखो समझो होता क्या है। कोई अपने पास ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, थोड़ा सा अमीबा शेप में लेता हूं, अच्छा समझ में आएगा। अब इसका केंद्रक है जो न्यूक्लियस है, यदि ये आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है, मैंने ये नहीं कहा है कि बराबर भागों में बढ़ता है, मैंने ये कहा केवल दो भागों में बढ़ जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं आप खंडन या विखंडन, ठीक है, राइट, इसको ये कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि विखंडन मतलब किसी अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव का केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों को? उसे कहते हैं विखंडन कहते हैं या खंडन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसकी विधि है द्विखंडन और बहुविखंडन। तो द्विखंडन का मतलब होता है, खंडन का मतलब टूटना, और द्वि का मतलब दो बार, यानी जो आपका न्यूक्लियस है वो दो पार्ट्स में बट जाएगा, और उसका नाम क्या है? द्विखंडन है। और द्विखंडन के द्वारा आपके पास में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है अमीबा के अंतर्गत, ठीक है ना, अमीबा या लीशमाइनी। जैसे अब मैं अमीबा की मैं शेप की बात करूं, जैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है और एग्जाम में आएगा 100%, देख लेना। ये अपने पास अमीबा, अमीबा की आकृति होती है अनियमित। अब इसका जो क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अब ये क्या करेगा? न्यूट्रिशन लेगा,
और न्यूट्रिशन लेने के कारण इसमें बनेगी फूड वैक्यूल, ठीक है, कुछ इस शेप में हो जाएगा ये, इस तरीका से, और आगे चल के दो अमीबा अपने पास प्राप्त हो जाएंगे, एक तो ये, एक ये। तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जीव का केंद्र दो बराबर भागों में बंट जाता है उसे कहते हैं द्विखंडन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आपके पास में आता है लीशमानिया में भी सेम कंडीशन होती है। उसके बाद में आता है बहुविखंडन, किसी भी जीव का केंद्र एक से अधिक भागों में बंटना, यानी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करता हूं, ये केंद्रक है, ये न्यूक्लियस है, बहुत सारे पार्ट्सों में रफ बना रहा हूं डायग्राम, बट गया। जैसे कि आपके पास में इसका राइट एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और आप आगे पढ़ोगे, आगे जाके 11th-12th में आप पढ़ोगे प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, जो इसकी जातियां पाई जाती हैं, जिसके जो मादा एनाफिली मच्छर होता है, जो डिजीज होती है पूरी मलेरिया, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। आगे हम बात कर लेते हैं मोकूलन की। मोकूलन इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि होती है और इसका एग्जांपल है अपने पास हाइड्रा और ईस्ट। अब हाइड्रा की आकृति देखो कैसी होती है, ऐसी होती है। अपने पास मैंने थोड़ा रफ बनाया है, ये अपने पास हाइड्रा है, हाइड्रा है। अब हाइड्रा में क्या होता है अलैंगिक जनन में कि यह हाइड्रा उपयुक्त वातावरण में पोषण प्राप्त कर लेता है और जिसके कारण इसकी शारीरिक संरचना में एक उभार विकसित होता है और इस उभार से आगे चल के एक नया जीव बन जाता है, यानी ये डेवलपमेंट करता है और इससे एक नवीन इस आपके पास में जो हाइड्रा है वो बन जाएगा और इस विधि का नाम है मोकूलन, जिसे आप कहते हो बडिंग। आगे आता है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन होता है प्लेनेरिया के अंदर। पुनरुद्ध भवन को इंग्लिश में कहते हैं आप रीजनरेशन या रीजनरेट सही रहेगा। किसी भी जीव का कोई भाग है वो क्षतिग्रस्त हो गया और उस भाग का दोबारा आना, जैसे छिपकली हमने उसकी पूंछ को काट दिया, आपने देखा वो पूंछ वापस आ जाती है, तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक मेथड होती है जिसका नाम है रीजनरेशन या पुनरुद्ध भवन, आप जिसको कह देते हो। अगला आता है आपके पास में बीजाणु समासंग। जो आपके पास में राइजोपस होता है, राइजोपस का आपने नाम सुना है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है एक प्रकार का, जैसे अपने पास ये है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होती हैं आपके पास में बीजाणु धानियां होती हैं जिनसे नया जीव बन जाता है, एक प्रकार के पादप के फॉर्म में होता है, प्लांट के फॉर्म में होता है, जो आपका बीजाणु समासंग के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। और आपका लास्ट है आपके पास में खंडन। स्पाइरोगायरा के अंदर खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्ध भवन, बीजाणु समासंग और खंडन। ये एक अलैंगिक जनन की विधियां थी जिसमें जीव का केंद्र कहीं ना कहीं एक भाग में, दो भाग में या बराबर भागों में, बहुत सारे भागों में, एक से अधिक भागों में बट रहा था। और यह एक अलैंगिक जनन की विधियां है। इसमें एक ही जीव भाग लेता है, यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है, जिसका शरीर संरचना एक कोशिका से बना होता है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतति को आप क्लोन कहते हो। क्लोन इसलिए कहते हो क्योंकि इसके अंदर समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जो मैंने अभी शुरू में बताया था, जो जिसके कारण क्या होती है, कोशिकाओं की संख्या समान होती है और कोशिकाओं में घुनन होता है, मल्टीप्लिकेशन सेल्स के अंदर होता है, जिसके कारण जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो बिल्कुल अपनी जो पैतृक लक्षण है वो उसके समान दिखाई देता है, इसलिए इसको क्लोन कह देते हैं। और अब मैंने बात की थी डीएनए रेप्लिकेशन की, डीएनए प्रतिकृति की, क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। क्या होता है कि आपका जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, अब ध्यान आ गया पूरा, पहले ध्यान नहीं था शुरू में, ठीक है। तो वो क्या करता है, आपका अनुवांशिक लक्षणों का वहन करता है, यानी माता पिता से संतति पीढ़ी के अंदर अनुवांशिक लक्षणों को ले जाने का कार्य करता है। तो ये आपकी अलैंगिक जनन की जो जानकारी थी, जो 10वीं क्लास की एनसीईआरटी है, वो होती है खत्म। अब हम आगे डिस्कस करेंगे आपका लैंगिक जनन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपके पास में इसमें दे रखा है आपका फ्लावर, यानी प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे, इसकी डिजीजें पढ़ेंगे और आपका पॉलिनेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रखा है। बाकी आपका ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, तो थोड़ा स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो लगातार देखनी है। मैं वादा करता हूं इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद में आपको अन्य लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, तो डिस्कस कर लेते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आपका लैंगिक जनन है। इसकी पूरी समरी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं इसका मीनिंग बताऊंगा, फिर इसका जो आपका प्लांट्स के अंदर क्या जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में मैं आपके सब बात करने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर दो जीव भाग लेते हैं और दोनों ही मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, बहुकोशिकीय होते हैं,
ठीक है, अब दो जीव कौन कौन से हैं? तो साहब आप पढ़ के आए हो, एक मेल होता है, एक तो मेल गैमेट्स और दूसरा होता है फीमेल गैमेट्स, जिसे आप बोलते हो हिंदी में नर युग्मक और मादा युग्मक। ये जरूरी है, ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है, ये लैंगिक जनन के लिए जरूरी है। लैंगिक जनन जिसमें दो जीव भाग लेते हैं और निषेचन क्रिया के द्वारा अपने समान संतति बनाते हैं, उसे कहते हैं आप लैंगिक जनन। अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन बीइंग की। पहले तो मैं आपको ह्यूमन के बारे में बता देता हूं, मानव के बारे में, यानी अपन ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं। तो जो नर युग्मक होता है उसे कहते हो आप शुक्राणु, ठीक है। मादा युग्मक होता है उसे कहते हो आप अंडाणु, जिसे आप हिंदी में ओवम कहते हो, इसे आप स्पर्म कहते हो, ठीक है। नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना कहलाता है आपका निषेचन। क्या कहलाता है भाई? निषेचन। जिसे आप कहते हो फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है और निषेचन के द्वारा एक द्विगुणित संरचना बनती है, इसका नाम है युग्मनज। द्विगुणित क्यों है? क्योंकि यह जो सेल होती है एगुणित, यानी एन एक एन ये भी एगुणित, तो आपके पास में जो 2n संरचना बनती है, ठीक है, उसे कहते हो आप युग्मनज। युग्मनज आगे चल के क्या बनाता है? तो बच्चों ये बनाता है भ्रूण, यानी ये बनाता है एम्ब्रियो, भ्रूण बनाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो आगे चल के कहां चला जाता है? तो ये चला जाता है गर्भाशय में। गर्भाशय में ये कनेक्ट हो जाता है, किसके द्वारा कनेक्ट होता है? तो उसका नाम है आपके पास में अपरा या प्लेसेंटा, ठीक है। अपरा या प्लेसेंटा जो ऊतक है, जो गर्भाशय नाल है, उसके द्वारा जुड़ जाता है, गर्भाशय में पोषण प्राप्त करता है और 200 आपके पास में यानी 9 मंथ होते हैं, तो 30 × 9 0 270 डेज बाद ये बॉर्न होता है और जिससे एक शिशु का जन्म होता है, नॉर्मल समरी है ये है मानव के अंदर। तो ये तो लैंगिक जनन की एक आपका मैं बात करूं तो लाइनर डायग्राम है, ठीक है, आरेखीय निरूपण है। अब उसी प्रकार पादपों के अंदर क्या होता है बच्चों कि जो नर युग्मक होता है, यानी नर वाला भाग होता है, उसका नाम है पुंकेसर। युग्मक नहीं कहूंगा मैं थोड़ा सा इसको। और दूसरा होता है मादा, ये होता है स्त्री केसर, ठीक है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? वर्तिका, वर्तिकाग्र और आपके पास में अंडाशय। रिवीजन करवा रहा हूं क्योंकि रिवीजन वाली क्लास है, पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। आगे पुंकेसर के भी 3 भाग होते हैं, पुमंग, पुतंतु और परागकोश। अब इसमें अंडाशय होता है क्या? इसका फर्टाइल पार्ट्स, ठीक है। परागकोश के अंदर बनते हैं परागकण, पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है, पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं। इसके अंदर होता है, अंडाशय के अंदर क्या होता है? ओवम होता है, ठीक है। वही निषेचन की क्रिया कहां होगी? तो पादप के स्त्री केसर वाले भाग में। स्त्री केसर में कौन से? अंडाशय में। अंडाशय क्या होता है मैं आपको समझा भी देता हूं, ये लो, ये वर्तिकाग्र, ए वाला पार्ट्स वर्तिकाग्र, बी वर्तिकाग्र और ये फूला हुआ भाग अंडाशय, ठीक है। यहां पर निषेचन की क्रिया होगी और फल और बीज का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। निषेचन की क्रिया के बाद में परिपक्व अंडाशय, क्या बोल रहा हूं, मैच्योर ओवरी है, वो कहलाता है फल, और परिपक्व बीजांड, बीज में बदल जाता है सीड्स के अंदर, ये होता है प्लांट्स में। अब यहां पर बात आती है थोड़ी सी कि पाद जो आपके पास में, मिटा देता हूं इसको मैं थोड़ा सा, जो आपके पास में पुष्प होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो मैं एक बार आपको एक रफ फ्लावर की स्ट्रक्चर बता देता हूं, थोड़ा सा देख लेना बच्चों। वैसे मैं डायग्राम खास अच्छा बनाता नहीं हूं, पर मैं बना देता हूं, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ए, इसे वर्तिकाग्र बोलते हैं, बी को वर्तिक
काग्र, सॉरी ऊपर वाला था बढ़ती का, इसको अंडाशय। नेक्स्ट जो आपका पार्ट्स है ये है पुंकेसर, पुंकेसर का एक सदस्य पुमंग, संयोजी कोश पराग, ठीक है, यहाँ पे पराग कोश पुतंतु कहलाता है। ये क्या है, बाह्यदल, इसकी आंतरिक संरचना दल। ये है पुष्पासन जिस पर पूरा पुष्प धारित रहता है। ये है पुष्प व्रंत जिससे पूरा पुष्प जुड़ा रहता है, जिस पर पूरा पुष्प धारित रहता है पुष्पासन, जिससे पुष्प जुड़ा रहता है उसे पुष्प व्रंत। पुष्प के बाहर हरे रंग की संरचना दल, आंतरिक संरचना जो सफेद रंग की होती है बाह्यदल, दोनों में से थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है ना, ये कहलाती है। अब ये किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं हम, पुष्प की। पुष्प में भी आप एक तो एक लिंगी पुष्प और एक द्विलिंगी पुष्प, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल या मोनोसेक्सुअल भी कह देते हैं, जैसे मक्का, सरसों, पपीता, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर हुई, ये एक समरी है। अब हम बात करते हैं कि पुष्प के अंदर परागन कैसे होता है, ठीक है, क्या होता है, परागन कैसे होता है। तो मैं कर देता हूं इसको थोड़ा सा रफ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो। एक नॉर्मल सी कहानी मैंने आपको बताई है। ठीक है, मैं रब करता हूं इसको। यस, तो हम डिस्कस कर रहे थे फ्लावर के बारे में, बात कर रहे थे, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी देख लिया था, लैंगिक जनन को। अब यहां पर एक शब्द आया है परागण, इंपोर्टेंट है, पॉलिनेशन, सॉरी, और दूसरा शब्द है आपके पास में निषेचन। एनसीईआरटी में पीछे की तरफ जो पाठ्य पुस्तक वाले क्वेश्चन हैं वहां पर दे रखा कि परागण और निषेचन में अंतर लिखिए, तो यहीं से निकाल लेंगे बस, ठीक है। सबसे पहले किसी पुष्प से परागकणों का, परागकोश से परागकणों का पुष्प की बढ़ती काग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। परागण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। समझना ध्यान से, यह पुष्प है, इसी पुष्प के परागकोश से इसी पुष्प की बढ़ती काग्र पर परागकणों का जाना आप किसके द्वारा जाएंगे, वायु, कीट और जल, इसके द्वारा माध्यम की आवश्यकता होगी। या तो वायु की सहायता से, जैसे मक्का है, आपने देखा होगा जिया मीज मक्का, फाइबर रहता है, चले जाते हैं वायु के द्वारा। अब मान लीजिए यहां पर परागकण है, क्योंकि ये क्या है, परागकोश है भैया, और परागकोश से परागकणों का कहां पहुंचेंगे, बढ़ती काग्र पर, तो कौन सी प्रक्रिया, स्वपरागण। उसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प की बढ़ती काग्र पर परागकणों का पहुंचना परागण कहलाता है। जबकि एक पुष्प की, मान लीजिए दूसरा पुष्प यहां है और यहां से परागकण इस बढ़ती काग्र पर आते हैं, तो क्या कहलाएगा, परपरागण कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा, एक पुष्प से दूसरे पुष्प के पर, यानी यहां से और यहां तक, और यहां इसी में इसी के परागकोश से इसी की बढ़ती काग्र पर स्वपरागण। यह प्रक्रिया है परागण की। परागण की प्रक्रिया के बाद में क्या होता है, तो निषेचन होता है। तो सीधा सीधा अंतर यह है कि परागण निषेचन से पूर्व की प्रक्रिया है, और निषेचन क्या है, आपका युग्मकों का संलयन, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक, मेल गेमेटोफाइट एंड फीमेल गेमेटोफाइट का क्या है, फ्यूजन है, उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसको बोलते हैं निषेचन। निषेचन के द्वारा द्विगुणित संरचना बनती है जिसका नाम युग्मनक है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। जबकि ऐसी कोई प्रक्रिया केवल यहां पर क्रॉस होता है। तो निषेचन और परागण का ये छोटा सा अंतर है। मैंने आपको पुष्प समझा दिया, पुष्प के हमने भाग देखे थे, कौन कौन से भाग थे, पुष्पवासन, पुष्पव्रंत, सॉरी सबसे पहले पुष्पव्रंत, पुष्पवासन, उसके बाद दल, वाह्यदल, उसके बाद में स्त्रीकेसर और पुंकेसर। पुंकेसर का एक सदस्य आपको बताया था पुमंग, उसका एक सदस्य मैं लिख भी देता हूं यहां पर, स्त्रीकेसर, और एक होता है पुंकेसर, ठीक है। स्त्रीकेसर मतलब आपके पास में जो फीमेल वाला पार्ट था किसका, प्लांट का, मेल वाला पार्ट था किसका, फ्लावर का, ये फीमेल पार्ट्स, ये मेल पार्ट्स, ठीक है, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ठीक है।
एंथ्रीडियम एंड गाइनीशियम। यहां तक बातें हुई क्लियर। अब आपका दे रखा है एनसीईआरटी में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपको दोनों सिस्टमों के लिए जो पृष्ठभूमि वो क्या है। तो देखो, एक शब्द है मेरे पास में टीन एज, अर्थात किशोर अवस्था। किशोर अवस्था ये होती है 11 से 18, बहुत सारी बुकों में दे रखा है 11 से 21, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। तो मानव के अंदर वह अवस्था जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, यानी नर के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन, मादा के अंदर ओवम फॉर्मेशन, अंडाणुओं का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण जिस अवस्था में होता है उसका नाम क्या है, टीन एज है, जिसे किशोर अवस्था कहते हैं। किशोर अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन आते हैं। अब क्या परिवर्तन आते हैं तो मैं बता देता हूं एक बार, क्योंकि 10th क्लास है, पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, ये कोई 12 तो है नहीं। मेल के अंदर क्या होता है सर, आवाज है जैसे आपकी वॉइस है, ये क्या होती है, भारी हो जाती है। आपकी कद काठी, थोड़ा शरीर क्या होता है, सुडौल यानी मजबूत होता है। शरीर पर आपकी बालों की उपस्थिति होती है, राइट। उसी प्रकार मादा के अंदर यानी फीमेल में बात कर लेता हूं मैं, ये थे मेल की, ये फीमेल की। आवाज का क्या होता है, पतला होना, यानी वॉइस हो जाएगी आपकी पतली, वाकंत फट जाएगा। शरीर पर बालों की उपस्थिति होगी, और सबसे बड़ी बात आपके अंदर स्पर्म और ओवम का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, बिल्कुल उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मादा की। मादा के अंदर जो आपका अंग है अंडाशय, और अंडाशय से हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इन फीमेल, एस्ट्रोजन। अब बात करते हैं नर की। नर में कौन सा, ब्रेशन, और ब्रेशन से कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है, अंडाणुओं का निर्माण प्रेरित करता है, इधर ये शुक्राणुओं का निर्माण प्रेरित करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। तो मादा जनन तंत्र में मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं इसका स्क्रीन पर पॉज दे दूंगा कुछ देर के लिए वीडियो के अंदर, कि ये जो डायग्राम थोड़ा सा आप देख लेना कि कौन कौन से पार्ट्स इसके हैं वो, ठीक है। मैं वीडियो में थोड़ा सा बीच में आपको दे दूंगा। मादा के अंदर योनि, आपका अंडवाहिनी, अंडाशय और गर्भाशय, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी और यूटेरस, राइट। अब समझो कहानी क्या है। कहानी यह है कि नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है एम्ब्रियो, यानी द्विगुणित संरचना, जिसका नाम क्या, सॉरी जाइगोट होता है, एम्ब्रियो नहीं होता, इसके बाद आता है जाइगोट। इधर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो गर्भाशय में रोपित हो जाता है प्लेसेंटा नाल के द्वारा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मादा के अंदर निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में होती है, ठीक है। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होना निषेचन कहलाता है, ठीक है। अब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, यानी शुक्राणु अंडाणु का भेदन करता है, भेदन करने के बाद में कहाँ, अब कहाँ भेदन करता है, तो अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब। और इसमें भी पूछा जाए तो इस्थेमस जो पार्ट्स है उसके अंदर आपकी क्या होती है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। ये गर्भाशय में रोपित हो जाता है। गर्भाशय में रोपित होने के बाद में जो इसका टाइम पीरियड है, समय अवधि 270 दिन, उसके बाद में एक शिशु का जन्म हो जाता है। अब योनि, अंडवाहिनी, अंडाशय, गर्भाशय, ये भाग हैं इसके। गर्भाशय एक थैलेनुमा संरचना होती है जहां पर भ्रूण रोपित रहता है। अंडाशय मादा का
द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडवाहिनी एक झालर के समान यानी कुल मिला के फेलोपियन ट्यूब अपन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, एक संरचना होती है जहां पर निषेचन क्रिया संपन्न होती है। योनि वह द्वार होता है जहां से नर युग्मक यानी शुक्राणु को मादा योनि में स्खलित किया जाता है, यानी शुक्राणु को आपका स्खलन किया जाता है। क्लियर। उसी प्रकार मानव के अंदर कौन कौन सा भाग है? शिश्न, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और वृषण। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि अधिवृषण एपिडर्मिस भी होता है, लेकिन जो एनसीईआरटी में दे रहा है वही बता रहा हूं मैं। वृषण का शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद में शुक्राशय में एकत्रित होते हैं, शुक्रवाहिनियों में आते हैं, शुक्रवाहिनी की सहायता से शिश्न से मादा की योनि में स्खलित कर दिए जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है आपका जनन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों का मैं डायग्राम दे दूंगा, नर जनन तंत्र का और मादा जनन तंत्र का, साइड में इधर भी और इधर भी, ठीक है ना। ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। अब आपका आता है एक शब्द दे रखा है इसमें आपके पास में, एनिसेक जनन जिसे बोलते हैं आप, पार्थोजेनेसिस। पार्थोजेनेसिस बिना निषेचन के फल बनना। जैसे बहुत सारे अपने पास में जो प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, जैसे कि एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पपाया, इनके अंदर क्या होता है कि किसी भी प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो नहीं होता है, अर्थात इनके द्वारा आभासी जनन होता है, यानी एक प्रकार का झूठा जनन, यानी आपके पास में जो पार्थोजेनेसिस होता है बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। उसे हम पार्थोजेनेसिस कहते हैं। अब आगे आता है आपके पास में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं। अब आपकी मैंने पूरी जानकारी कवर अप कर दी है इसमें, बाकी मैं डायग्राम आपको दे दूंगा, कुछ देर के लिए पॉज करेंगे वीडियो को, वहां पे आप डायग्राम भी देख सकते हो इसके। और मैं कहता हूं कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वैसे आप घुमंतु प्राणी हो तो घूमते रहते यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं किसकी? कायिक प्रवर्धन की। कायिक प्रवर्धन क्या होता है समझना ध्यान से। पौधे के कायिक भाग कौन कौन से होते हैं? रूट, स्टेम और लीफ। पौधे के कायिक भागों से रिप्रोडक्शन करना। अब इसकी बहुत सारी मेथड है, जैसे लेरिंग्स बूटी विधि है आपके पास में, दाब लगाना है आपके पास में, कलम रोपण है, तो वो पूरी प्रक्रिया इसी के अंदर इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। तो पौधे के कायिक भागों से जनन प्रक्रिया, ठीक है। जैसे तना है, जड़ है, पत्ती है, जैसे तना के द्वारा आपके जनन होता है, स्टेम के द्वारा जनन होता है, लीफ के द्वारा ब्रायोफ्लम में होता है, तने के द्वारा आपके पास में बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे कि आपके पास जड़ एक अपस्थानिक मूल होती है और एक मूसला मूल होती है। जैसे आलू के अंदर जनन होता है, बीज पत्र के द्वारा प्याज के में जनन होता है, तो बहुत सारी विधियां हैं। फिर एक शब्द आता है ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। तो पौधे के कायिक भागों को काटकर लेबोरेटरी के अंदर रखते हैं और वहां पर रिप्रोडक्शन को जनरेट करते हैं, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। एक शब्द आता है कैलस, जो कोशिकाओं का गुच्छा होता है उसको कैलस कहते हैं। और अब इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है कि ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी क्या है, और जो जनन में जो डिजीज है यानी रिप्रोडक्टिव जो डिजीज है वो कौन कौन सी हैं। तो एक बार मैं उनका भी चर्चा कर लेता हूं। थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं, मुझे भी पता है, लेकिन क्विक रिवीजन वाली क्लास है, ये ज्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे क्योंकि चैप्टर भी अपना कवर अपन ने लगभग कर दिया है। तो आपके पास में है एसटीडी, एक टर्मिनोलॉजी है, एक है आपके पास में IUCD, ठीक है, और एक है क्यूबिक टॉमी और एक है वैसिक टॉमी। समझो, वैसिक टॉमी से स्टार्ट कर रहा हूं। तो मानव में, और मानव में भी किसमें? नर में शुक्रवाहिनी में क्या होता है? शुक्राणु का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान अर्थात शुक्राणु गुजरते हैं उस नली से। तो किसमें? नर के अंदर शुक्रवाहिनी को काट के धागे से बांध देना, जिससे क्या होगा? शुक्राणु नहीं जाएंगे, अर्थात निषेचन क्रिया होगी, लेकिन आपका जो गर्भधारण है वो नहीं होगा। क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी यानी आपका फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब को काट के धागे से बांध दिया जिससे ओवम नहीं जाएगा, उसका रीजन क्या है? ट्यूबेक्टोमी, ठीक है।
अब आता है एसटीडी, जिसे बोलते हैं हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग में कौन कौन सा आता है? एड्स, गोनेरिया और सिफिलिस, बाट या मस्सा, ये आते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम किसके द्वारा होता है? एचआईवी के द्वारा होता है। जैसे संक्रमित सुई, असुरक्षित यौन संपर्क बनाना, बार बार किसी व्यक्ति को अनेक व्यक्तियों के साथ संपर्क, जो आपके पास में कोलैप्स होता है उसको करना, ठीक है, उसके कारण एड्स होता है। गोनेरिया, सिफिलिस और मस्सा जैसी बीमारी जो आपके पास में, जैसे सिफिलिस और गोनेरिया, ये बैक्टीरियोजेनेसिस हैं, दोनों जीवाणुजनित बीमारियां हैं। उसके बाद में आईयूसीडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, अंतःगर्भाशय युक्तियां, जिसमें आपको यौन सुरक्षित जो यौन युक्तियां हैं आपको उसको सुरक्षित करने के लिए बहुत सारी जैसे मेडिसिन भी दी जाती हैं, जैसे कॉपर टी वगैरह, तो पाइल्स गोलियां भी दी जाती हैं, तो वो अलग थोड़ा सा दे रखा है इसमें, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। बाकी आप एक क्वेश्चन और इसका लास्ट बचा है जो मुझे ध्यान आया, जिसका नाम है रजोधर्म और ऋतुस्राव, और एक है रजनोवृत्ति। तो क्या है समझ लो ध्यान से। रजोधर्म, मादाओं में पहली बार या पहली बार अंडाणु का बनना और उस अंडाणु का निषेचन नहीं होने के बाद में मादा के योनि मार्ग से निकलना, रजोधर्म। ऋतुस्राव किसे कहते हैं? तो मादाओं में प्रत्येक महीने एक अंडे का उत्सर्जन होता है, जो निषेचन क्रिया यदि नहीं होगी तो अंडा उत्सर्जित होगा, जो गर्भाशय की आंतरिक स्तर पर म्यूकस झिल्ली, एक वर्ड है म्यूकस, उसके साथ बाहर निकलता है, उससे बोलते हैं ऋतुस्राव। और रजनोवृत्ति यानी ऋतुस्राव का खत्म होना, ठीक है। तो मादा के अंदर 35 से 50 वर्ष, बहुत सारी में 35 मतलब एक ड्यूरेशन दी है 35 to 50 तक मेनिपोज हो जाता है, ठीक है। और स्टार्ट होता है आपका ये 11 से लेकर 13 की एज में, ठीक है। जबकि पुरुषों के अंदर निषेचन जो आपका शुक्राणुओं का यानी शुक्र जनन है, जैसे आप बोलते हैं स्पर्मोमेटोजेनेसिस, और एक होता है oogenesis, युग्मक आपके पास में अंड जनन, एक होता है शुक्र जनन, दोनों को बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस, जैसे बोलते हैं आप युग्मक जनन, वो प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। सबसे पहले हमने पढ़ा जनन, उसके बाद में अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ी थी। विधियों के बाद में हमने देखा था कि कौन कौन सी विधियां हैं, विखंडन, द्विखंडन, आपके पास में मुकुलन, पुनरुद्भवन और आपके बीजाणु समासंग। उसके बाद में हमने पुष्प देखा, पुष्प के भागों का वर्णन किया था। उसके बाद में लैंगिक जनन में देख लिया हमने मेल गैमेटोफाइट, फीमेलोगैमेटोफाइट, और उसके बाद में हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को देखा था, ट्यूबिक्टोमी, वैसेक्टोमी, और लगभग आपका टॉपिक होता है खत्म, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, और यदि कोई टॉपिक ऐसा लगा कहीं कि आपको समझ में नहीं आया है तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मैं एक बार आपको टाइम और दिखा देता हूं कि कितना टाइम हो गया है। तो ये जो टाइम है वो है 12 बज गए हैं, आप ये देख सकते हो। हमने स्टार्ट किया था इसको 11 बजे के अप्रॉक्स, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू for supporting me on YouTube.